विद्यापुर नाम के गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहा करता था। रमेश की माँ शारदा बहुत ही लालची औरत थी। रमेश बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन वो अपनी माँ से बहुत डरता था। रमेश अपनी पहली पत्नी को खो चुका था। रमेश की पहली पत्नी शारदा का जुल्म बर्दाश्त नहीं कर पाके घर छोड़ के भाग गई। अब शारदा रमेश की दूसरी शादी करने की तैयारी कर रही थी। रमेश शादी करने से डरने लगा, क्योंकि उसको पता था कि उसकी माँ फिर से उसके साथ भी वही बर्ताव करेगी जो पहली बीवी के साथ उसने किया था। वो जाकर अपनी माँ शारदा से, माँ आप मेरे लिए दुल्हन मत ढूंढिए, क्योंकि मुझे अभी किसी से शादी नहीं करनी है। जो कोई भी आएगी उसके साथ भी आप वही बर्ताव करेंगे जो मेरी पहली पत्नी के साथ आपने किया था। मुझ में इतनी ताकत नहीं है माँ कि मैं आपके करतूत के वजह से गांव वालों की बदनामी सहूं। कृपया करके आप मेरे लिए कोई भी दुल्हन मत ढूंढिए, क्योंकि आप उसके साथ भी वही बर्ताव करेंगे और वो फिर से भाग जाएगी। तब रमेश की माँ शारदा को बहुत गुस्सा आता है और वो आकर थप्पड़ मारती है और थप्पड़ मार के गुस्से में आके रमेश से बोलती है, तेरी बहुत जुबान चल रही है रे। मैंने तेरी पत्नी को नहीं भगाया, बल्कि वो और किसी के साथ भाग गई है। उसका चरित्र ठीक नहीं है, वो चरित्रहीन औरत है। वो पराये मर्दों के साथ नाजायज रिश्ता रखती थी। मैंने खुद अपनी आंखों से कई मर्दों के साथ उसे बात करते हुए देखा है। मैंने जब उसे ये सब पूछा तो वो मेरे साथ झगड़ा करने लगी, और एक दिन जब मैंने उसको रंगे हाथ पकड़ा तो उसी रात वो घर छोड़ के भाग गई। तो इसमें मेरी क्या गलती है? बुरे कामों को रोकना, उसमें मेरी क्या गलती है? बोल रे। तब रमेश उसकी माँ की तरफ नफरत भरी नजर से देखता है और फिर बोलता है, माँ आप झूठ मत बोलिए। आप एक अच्छी लड़की के चरित्र पर दाग लगा रही है। मैं आपकी बात का यकीन बिल्कुल नहीं करूंगा। आप हमेशा झूठ बोलती है। मैं बचपन से आपको देखता आ रहा हूँ। आप पिताजी के साथ भी ऐसे ही झगड़ा करती थी और उनके पास भी बहुत झूठ बोला करती थी। मैं आपको जानता हूँ माँ, आप हमेशा झूठ बोला करती हैं और बचपन से ही मैं आपको पहचानता हूँ। आप एक नंबर के झूठे और मक्कार किस्म की औरत हैं। रमेश की बात सुनकर शारदा परेशान हो जाती है। अब उसने धोखे से नाटक करके रमेश को अपनी जाल में फंसाकर वो अनामिका नाम की एक भोली भाली लड़की से रमेश की शादी करवा देती है। एक तरफ उनकी कहानी चल रही तो दूसरी तरफ उसी गांव में एक डरावना कुआं भी होता है। कुएं को देखकर सारे गांव वाले डरते हैं और उस कुएं के बारे में तरह तरह की कहानी सुनाते रहते हैं। कोई ये कहता है कि वो कुआं खुद एक बहुत बड़ा राक्षस है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि उस कुएं में कोई शैतान है जो अपनी जादुई ताकत से लोगों को वहां पर छुपा लेता है। एक बार गांव का एक बंदा भागते हुए सरपंच के पास आया। सरपंच जी, हमें रक्षा कीजिए। हमारी भैंस उस जादुई कुएं के पास गई है। पता नहीं हमारी भैंस को वो कुआं क्या करेगा। अब किसी भी कीमत पर मेरी भैंस को आप बचाइए। वो भैंस ही मेरा सहारा है, मेरी रोजी रोटी है। कृपया करके मुझे मदद कीजिए सरपंच जी, वरना मैं बाल बच्चों के साथ मर जाऊंगा, खुदकुशी कर बैठूंगा। उस बंदे की बात सुनकर सरपंच की आंखों में आंसू आ गए। बेचारा सरपंच, वो भी लाचार था। वो कुछ कर नहीं पा रहा था। वो दिलासा देने के चक्कर में उस बंदे से ऐसा कहा, देखो मित्र, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, पर मैं भी तुम्हारे जैसा एक आम इंसान हूँ। मुझ में ना कोई जादुई ताकत है या फिर मैं वीर हनुमान हूँ। बस तुम लोगों की कृपा की वजह से मैं सरपंच बना हूँ। मेरे भी बीवी बच्चे हैं। मैं अगर उस कुएं के पास गया तो वापस लौटकर कभी नहीं आ पाऊंगा। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं भी लाचार हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसे बाल परिवार वाला हूँ। मुझे माफ कर देना मेरा भाई। इतना कहकर सरपंच वहां से निकल गया और वो बंदा वहीं पर नीचे बैठकर रोने लगा। दूसरी ओर अनामिका और रमेश की जोड़ी को गांव वाले सभी पसंद करने लगे। अनामिका बहुत सुंदर और सुशील भी थी। रमेश अनामिका से बहुत प्यार करने लगा और अनामिका भी रमेश से बहुत प्यार करने लगी। इन दोनों की जोड़ी को देखकर शारदा के मन में जलन पैदा हुआ। शारदा अपनी
असली चाल चलना शुरू कर दी। रमेश एक दिन काम पर गया हुआ था। अनामिका खाना बना रही थी। तब शारदा जाकर अनामिका से, ओ बहू, एक बात का ध्यान रखना, 1 महीने तक मेरे घर में पूरा सामान भर नहीं आए तब तक तुम दोनों एक दूसरे से अलग रहो। और याद रखना, जब तक मैं ना बोलूं तब तक तुम गर्भवती होने का भी सपना मत देखना। और ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे बारे में पूरे गांव वाले भी जानते हैं और मेरा बेटा भी जानता है। मैं बहुत ही हरामी किस्म की औरत हूँ। अगर तुमने ऐसी गलती करने की कोशिश भी की तो याद रखना, मैं वो बच्चा गिरा भी सकती हूँ। सास की बात सुनकर अनामिका डर जाती है और वो रोती हुई अपनी सास से, पर माँ जी, मैं आज ही आपको एक खुशखबरी सुनाने जा रही थी। मैं अभी गर्भवती हूँ माँ जी। बस आज मैं आपको पहले बताऊंगी और बाद में उनको बताऊंगी सोची थी। तब शारदा गुस्से में आकर अनामिका से, अच्छा हुआ तूने मुझे ये बात पहले बताई। कान खोल के सुन ले, तू रमेश को ये बात कभी नहीं बताएगी। 1 महीने के अंदर अगर तूने अपने मायके से घर का पूरा सामान और पूरा 50 तोला सोना लेकर आएगी, तब जाकर अपने पति को तू ये खुशखबरी सुनाना। अगर तब तक तूने बताया तो याद रखना, मैं तेरे खाने में दवाई डालकर तेरे बच्चे को गिरा दूंगी। अनामिका तब रोती हुई सास से, पर माँ जी, आप तो जानती हैं मेरे घर वाले बहुत ही गरीब हैं। उनके पास 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है। वो लोग इतना सारा सामान और इतना सारा सोना कहाँ से लेके आएंगे? मैं मर जाऊंगी लेकिन मेरे घर वालों को कभी नहीं बताऊंगी। मुझसे नहीं हो पाएगा माँ जी। अनामिका की बात सुनकर शारदा को गुस्सा आया। आकर बाल पकड़कर अनामिका से, मनुष्य औरत, मेरे सामने जुबान चलाती है। 1 महीने का वक्त दे रही हूँ। याद रखना, रमेश के कान में ये खबर गई तो समझ तेरा बच्चा गया। मैं बहुत ही खतरनाक औरत हूँ, मुझसे पंगा मत लेना। 1 महीने के अंदर सारा सामान और सोना मिलेगा तो ही तू अपने पति को यह खबर सुना पाएगी। इतना कहकर शारदा वहां से निकल जाती है और अनामिका वहीं पर बैठकर रोने लगती है। रमेश घर वापस आने के बाद अनामिका उससे बात नहीं करती, चुपचाप रहती है। ये देखकर रमेश अनामिका से, क्या हुआ अनामिका, क्यों इतना उदास हो? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है या फिर तुम्हारे घर वाले याद आ रहे हैं? कहो तो मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊं। अनामिका जवाब में ना बोलकर चुपचाप सो जाती है। दिन बीतते जाते हैं। अब 1 महीना होने के लिए 2 दिन बाकी रह जाते हैं। तब शारदा आकर अनामिका से, मैंने तुम्हें 1 महीने का टाइम दिया था और 2 दिन में 1 महीना खत्म होने जा रहा है। 2 दिन के अंदर सामान और सोना घर में नहीं आया तो समझ लेना, तू और तेरे पेट में पलने वाला बच्चा दोनों मर जाएंगे। शारदा की बात सुनकर अनामिका डर जाती है और वो उसी रात घर से निकल जाती है। वो आधी रात भागते हुए जाकर उस डरावना कुएं के पास पहुंच जाती है। कुएं के पास जाकर वो खुदकुशी करने की कोशिश करती है। जब ठीक वो कूदने वाली होती है तब अचानक से कुएं के अंदर से एक हाथ निकलता है और वो हाथ अनामिका को सीधे कुएं के अंदर ले आता है। अनामिका कुएं के अंदर जाती है तो पूरे कुएं में सोना भरा होता है। अनामिका के ठीक सामने एक बूढ़ी औरत बैठी होती है। वो हंसते हुए अनामिका के ओर देखती है और वो अनामिका को जादुई छड़ी देती है। बेटी अनामिका, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। यहाँ का जितना भी सोना है वो तुम्हारा है। आज से मैं मुक्ति पा रही हूँ। मैं इसी दिन के इंतजार में थी कि कोई अमावस्या के रात में आकर मुझे स्पर्श करे और वो हाथ भी किसी गर्भवती का होना चाहिए था। आज से तुम्हारा सारा दुख मिट जाएगा। ये छड़ी तुम्हारी सास की दिमाग की हालत ठीक कर देगी। जाओ, जाकर खुश रहो। इतना कहते ही पलक झपकते ही अनामिका सोने के साथ अपने ही घर में प्रकट होती है। शारदा इतना सारा सोना देखकर अचंभा हो जाती है। जब वो जाकर सोने को छूने की कोशिश करती है तो अनामिका की हाथों की छड़ी जाकर
शारदा को दौड़ा दौड़ा कर पीटती है। छड़ी के डर से शारदा हमेशा के लिए सुधर जाती है। अनामिका जाकर रमेश को खुशखबरी सुनाती है। अनामिका और रमेश एक सुंदर से बालक को जन्म देते हैं और वो हमेशा के लिए हंसी खुशी रहते हैं। तिन्नापुर गांव में शारदा और प्रसाद एक गरीब दंपति रहा करते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम रमेश था और बहू का नाम अनामिका था। सिर्फ इतना ही नहीं, हरीश नाती का नाम और पोती भव्या थी। सभी लोग मजदूरी के काम पे जाने के लिए तैयार थे और एक पुराने घर के बाहर इंतजार कर रहे थे। उस दिन शाम के वक्त प्रसाद बांस की टहनियाँ लेकर घर आते हैं, लेकिन पिछले दिन लाए हुए बांस की टहनियों को देखकर प्रसाद कहते हैं, शारदा, शारदा। इस तरह बुलाने पे शारदा बाहर निकल के आती है। क्यों बुला रहे हैं जी, कहिए अब। ये क्या है? बांस की लकड़ियाँ है जो आप कल लेकर आए थे। मेरी आंखें अभी भी काम कर रही है शारदा, और इन्हें देखकर मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि इन्हें मैं कल लेकर आया था। तो फिर इन्हें तुम देखकर ऐसे क्यों चौंक रही हो? पहले ये बताइए, आप क्यों पूछ रहे हैं? अगर कल का लाया हुआ बांस अभी भी घर पे ऐसे ही पड़ा है, इसका मतलब है कि बहू ठीक से बांस का उपयोग नहीं कर रही है। अरे ऐसा मत कहिए, बाहर आपने देखा है कितनी तपती धूप है, उसमें भी बहू दिन भर बाहर बैठकर बांस की टोकरियां बना रही है। अगर वो ठीक से टोकरियां बनाई होती तो अभी तक सब खत्म हो गए होते। कल मैं खुद बना के दिखाता हूँ। इतने में ही बहू अनामिका बच्चों को साथ लेकर घर लौट आती है। बच्चे प्रसाद को देखकर, दादाजी आप हमारे लिए जंगल से क्या ले आए? हाँ दादाजी, आप मेरे और भैया के लिए जंगल से क्या लाए? इस तरह कहने पे, बहू एक प्लेट घर के अंदर से ला के देना। ठीक है पिताजी। इतना कहकर अनामिका अंदर चली जाती है और अंदर से एक प्लेट लाके प्रसाद को दे देती है। वो कुछ फल ले आए थे, वो उस प्लेट में रख देते हैं। बच्चे हरीश और भव्या वो देखकर बहुत खुश होते हैं। बच्चे, गर्मियों की छुट्टी है पर पढ़ाई बंद मत करना। 1 घंटा रोज पढ़ना, पढ़ाई बहुत जरूरी है। तुम्हारे पिताजी ये बात तो समझे नहीं, इसीलिए आज उसे मजदूरी करनी पड़ रही है। कहते कहते दुखी हो जाते प्रसाद। ये देखकर शारदा, जो हो गया सो हो गया, अब वो सब सोच के दुखी होने से क्या होगा। बच्चे ये फल तुम लोग खाओ, मैं नहा के आता हूँ, फिर कहानी सुनाऊंगा। ठीक है दादाजी। इस तरह कहने पे बच्चे फिर फल खाने लगते हैं। प्रसाद एक दूसरा बांस निकालते हैं। बहू इसमें कुछ और फल है, तुम सास बहू खा लेना। इतना कहकर वहाँ से वो चले जाते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। घर पे रहकर बहू अनामिका टोकरियां बनाया करती थी और रमेश प्रसाद उन टोकरी को बाहर ले जाके बेचा करते थे। एक दिन वो जितनी टोकरियां बिकी थी वो पैसे लाके शारदा के हाथ में देते हैं। शारदा इधर आओ, आज टोकरियां बेच के जो पैसे आए वो रखो। कहने पर शारदा वो पैसे ले लेती है। देखिए तो घर की हालत क्या है। रोज ही तो देखता हूँ, आज देखने में नया क्या है? अच्छे से देखिए, समझ में आएगा। पता नहीं कब नीचे गिर जाए। तुम्हें बताओ शारदा, मैं क्या कर सकता हूँ? जिंदगी तो अच्छी चल नहीं रही है। जो कमा रहे हैं उससे पेट पाले या नया किसी में खर्च करे। जहाँ रह रहे हैं वही जगह ठीक ना हो तो कैसे चलेगा? ऊपर से रेडियो में कह रहा है कि तूफान आने का डर है। अगर तूफान आ गया तो हमारा घर कहाँ रहेगा, आप बताइए। ठीक है, तो मैं उधार लेके आता हूँ, अच्छे से घर को बनाते हैं। जब भी पूछती हो आप यही बात बार बार कहते हैं पर कभी नहीं करते हैं। इस बार मैं जरूर करूँगा शारदा। ठीक है जी, आइए खाना खा लीजिए। इतना कहकर शारदा खाना परोस देती है। सभी लोग बातचीत करते हुए खाना खाते हैं। चूँकि गर्मी था इसीलिए सभी लोग बाहर बिस्तर लगा के सोए हुए थे। अचानक से रात में तेज बारिश होने लगती है। घर के अंदर सब भाग के जाते हैं। वहाँ भी पानी गिर रहा होता है। कहा था सुने नहीं ना, अब देखिए। कही रही थी कि बाहर बिजली कड़कने लगती है, बादल गरजने लगते हैं, बहुत तूफान शुरू हो जाता है। हरीश भव्या डर जाते हैं। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ डरो नहीं बेटा, मैं पिताजी दादा दादी हम सब है ना। ये क्या जी, ऐसी बारिश क्यों हो रही है? तूफान देख के लग रहा है कि घर कभी भी गिर सकता है। यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। चलो पास के मंदिर में चलते हैं।
ठीक है जी। इतना कहकर भीगते हुए बच्चों को लेकर वो सभी लोग पास के मंदिर में चले जाते हैं। आंखों के सामने अपने घर को टूटते हुए वो देख रहे होते हैं। जोर से तूफान आता है और घर का ऊपर का हिस्सा उड़ा के ले जाता है। ये देख के अनामिका के आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे ईश्वर, आपको हमसे क्या दुश्मनी थी? एक ही घर था हमारा, वो भी छीन लिया। इस गर्मी में अचानक से बारिश होने की वजह से हो रहा अनामिका। हमारा घर तो चला ही गया, लेकिन उधर खेत सब्जी सब बर्बाद हो गए। अब तो कम से कम बाप बेटे आंखें खोलो, इस घर के बारे में कुछ तो सोचो। शारदा, चिंता मत करो, आज रात यहीं पे गुजारा कर लो। सुबह होते ही हम गांव लौट चलेंगे, फिर लोगों से हम थोड़ा आश्रय के लिए विनती करेंगे। प्रसाद इस तरह से अपनी पत्नी को राजी करा लेते हैं। उस रात सभी लोग मंदिर में सो जाते हैं। अगले दिन प्रसाद का घर नष्ट हो जाने पे सारे गांव वाले उन पे बहुत तरस खाते हैं, पर कोई ऐसा नहीं था जो उन्हें आश्रय दे। तभी पड़ोसी चाची सुभद्रा कहती है, गलत मत सोचना शारदा, हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं, इसीलिए हम तुम्हें आश्रय नहीं दे सकते। लेकिन तुम लोगों की हालत देखकर बड़ा दुख हो रहा है, कहो तो खाना पानी हम दे सकते हैं, खा लो। इस तरह कहती है। अब कोई चारा नहीं था, इसलिए अनामिका सुभद्रा का दिया हुआ खाना ले आकर हरीश और भव्या को खिला देती है। बिन छत वाले घर के नीचे आकर रमेश और प्रसाद बड़े दुखी होते हैं, पर अनामिका को बड़ा गुस्सा आता है। बच्चों को खाना खिलाने के बाद अनामिका रमेश के पास आती है। दुखी मत होइए पिताजी। अजी, मैंने आपको अपने घर के बारे में बताया था ना, आपने मेरी बात एक बार भी नहीं सुनी। अब दुखी होके क्या फायदा? मैंने भी कई दफे तुम्हारे पिताजी से कहा था, लेकिन बार बार कहने के बाद भी इन लोगों ने हमारे बातों को नहीं सुना। सही समय पे और हमारे घर के पास मंदिर था तो हम चले गए, नहीं तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता। अनामिका, तुम्हारा और माँ का कहना हो गया। हमारे पास इतने पैसे नहीं है ये सब के लिए। कब रहता है? हमारे पास तो कभी पैसे नहीं रहते। देखो बहू, सब कुछ पता है, फिर भी इस तरह का मजाक करने का क्या मतलब? आपको मेरी बातें मजाक लग रही है पिताजी, पर आपको मेरी और माँ की आंखों में परेशानी नहीं दिख रही है। ठीक है बहू, पर मैं और बेटा तो घर की मरम्मत नहीं करवा सकते, तुम और तुम्हारी सास करवा सकती हो। पिताजी, हम अलग अलग तो नहीं है ना, हम एक परिवार है, हम सब यहाँ रहते हैं और ये घर हम सभी का घर है। वही बात तो है अनामिका, इसलिए मैं और पिताजी कहीं से पैसे जुगाड़ करके घर की मरम्मत करवाएंगे और यही बात कहना चाहते हैं। बिना उधार के, बिना पैसे खर्च किए हम घर बनवा सकते हैं। मेरे पास एक तरकीब है। अगर तुम्हारे पास ऐसी तरकीब है, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मैं तुम्हारे पिताजी को बता देती। हाँ बहू, अगर पैसे लिए बिना खर्च किए हुए अगर घर बन जाए तो मैं क्यों ना कहूँगा, कहो। अनामिका, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। बिना पैसे खर्च किए हुए हम घर की मरम्मत कैसे कराएंगे? ये संभव हो ही नहीं सकता। मैं आपको बताती हूँ, पर उसके लिए आप सभी को मुझे मदद करनी होगी। जरूर बहू। पिताजी, आप और आपके बेटे दोनों मिलके जंगल से ढेर सारे बांस ले आइए। ओहो, तो बांस से घर बनाने वाली हो? समझ गए ना, तो हमें बांस से घर बनाने के लिए पैसे लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नहीं बहू, सुबह से लेकर रात के सोने तक मैं बांस के पेड़ के बीच में ही रहता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में बांस से घर बनाने की तरकीब क्यों नहीं आई? क्योंकि आपकी सोच पैसों पे जाके रुक गई थी, इसीलिए रुक गया था। जाइए, बहू ने जिस तरह से कहा, आप जाके बांस लेकर आइए। हाँ शारदा, चलो बेटा, अभी हम चलते हैं। इतना कहकर प्रसाद और रमेश कुल्हाड़ी लेकर जंगल के तरफ निकल जाते हैं। ढेर सारे बांस काट के वो जंगल से ले आते हैं। शारदा एक एक करके बांस उठा के अनामिका को पकड़ाती है। सीढ़ियों के मदद से चढ़ के अनामिका आहिस्ता आहिस्ता बड़े ही सावधानी से एक एक बांस को दीवार पे लगाती है। उधर प्रसाद फिर जंगल जाते हैं और बांस ले आ रहे। रमेश बांसों को एडजस्ट करता है। शारदा एक एक बांस उठा के आगे बढ़ाती है। अनामिका बड़े ही सावधानी के साथ एक एक बांस लगा के बांस का घर बना लेती है। अपने बनाए बांस के घर को देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और उस घर में खुशी से रहने लगते हैं। फिर से अपना घर बन जाने पे उनकी जिंदगी अच्छी कट रही थी। इस तरह अनामिका की तरकीब की वजह से वो बांस से अपना घर बनाते हैं, जिसमें एक भी पैसे का खर्च नहीं आता है।
वो अपने पुराने घर की मरम्मत करते हैं, वो भी किसी के मदद के बिना। साथ ही साथ अपने पुराने घर को बांस के घर में बदल लेने पे सारे गांव वाले भी देखकर उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं और तब से अनामिका और उसके पूरे परिवार बांस के घर में खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।